वो पैकिंग के लिए अपनी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा करता, साथ ज़रूरी ईमेल्स भी मोबाइल में चेक करने में मसरूफ़ था। जब दरवाजे पर हुई हल्की सी दस्तक ने उसकी महवियत को तोड़ा। कम इन। बिना स्क्रीन पर निगाह हटाए उसने मसरूफ़ से अंदाज में इजाज़त दी। ख्याल यही था कि मुलाजिम इस्त्री-शुदा कपड़े लेकर आया होगा, वहाँ बेड पर रख कर आप चले जाएँ। मुँह हूम सी आहट पर शजरनुमा बुक शेल्फ से किताबें उठाते उसने एक और हुक्म सादिर किया, लेकिन दूसरी जानिब जी सा या हुक्म सरकार जैसा कोई रिवायती जुमला मौसूल ना होने पर बुक्स की तरतीब पर दौड़ रही उसकी निगाह तिरछी होकर दरवाजे की सिमट गई, और वहाँ इस्तादा वजूद को खड़ा देख पूरा का पूरा सीधा होने में उसे सेकंड से भी कम वक्फा लगा था। अपने संदल सरापे पर जामनी रंग का लिबास देखता उनके चेहरे पर सरासीम की और हवादिस की कैफियत लिए वो ऐन दहलीज पर यूं खड़ी थी गोया ये दहलीज बारान उस्मानी के दिलकश और दीदा जेब ख्वाबगाह की नहीं मक्तलगाह की हो, और वहाँ कुर्बानी के लिए वो भेजी गई हो। जब ये चेहरे से ही जाहिर था कि मोहतरमा खासी जिदोजहद से भेजी गई और जबर की इंतहा करते उस दहलीज तक घिसटती आई हैं, तो फिर बारान ने भी खुद पहल करके उसका काम आसान करने का इरादा तर्क करते सीने पर बाजू लपेटते उसे देखने की ही सही की, जिससे उसके चेहरे की गुलाबियाँ पल पल शाम की लाली की तरह गहरी हो रही थी। और बिलाखिर उसने लब कुशाई का फैसला कर ही लिया। वो दरअसल दीजान ने कहा है कि आपको पैकिंग में किसी मदद की ज़रूरत दरकार हो तो हम। मिनमिनाते लहजे में मौसूफ़ा ने ऑफ़र का मेतराफ़े जुर्म ज़्यादा किया, जिस पर बारान को समझ नहीं आया था कि ठट्ठा लगाए या माथा पीट ले अपनी खब्तुल हवास मनकूहा पर। सो दोनों ही रद्द अमल दरपेश नाजुक मौके के लिए कतई नामुनासिब थे। तभी गंभीर लहजे में गोया उसकी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है। जुमला उचक कर उजलतन मिज़राब ब्रेक फेल रेल की तरह घुसी थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई साहब को मदद की। आप बिल्कुल नहीं जानती हैं भाभी साहब, भाई साहब की आदत, इन्हें पैकिंग करते हुए कम से कम भी 3-4 जिम्मेदार लोग चाहिए होते हैं, पर आप हों तो एक ही काफ़ी है। आखिर को आप हवेली की जिम्मेदार तरीन हस्ती मानी जाती हैं। क्यों भाई साहब, सही कहा ना? जोशो खरोश से कहती वो फुदक कर बारान के बराबर आती, उचक कर उसके शाने पर हाथ जमाती, आंख दबाकर मुस्तफसर हुई। रबी, बारान ने आंखों से बाज आने का इशारा दिया। हाँ हाँ भाई साहब, मैं बता रही हूँ ना। शाने से हाथ हटाते उसका इरादा हरगिज़ भी बाज आने का नहीं था। भाई साहब की पैकिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि जनाबे अली को अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ का छूटना सख्त नापसंद है। बकौल आपके सरताज के ये अपनी ज़िंदगी में रखते ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ओनली सिर्फ। वैसे भाई साहब आपकी एक खासुल खास चीज़ छूट रही है इस मर्तबा। बाय द वे, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते उसने आंखों से जुमाइनी इशारा दिया तो नफ़ी में सर हिलाते बारान के लबों पर महजूज कुन मुस्कुराहट खिलने लगी। साथ निगाहें भी एक जानिब उठी थी, पर मिज़राब को सरजनिश करने नहीं बल्कि उसकी गुलफशानियों पर गुलनार हो रही जोजा की सिमत जो लब कुचलती भाग जाने के दरपे थी। आप कहें तो मैं मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मिज़राब उस्मानी। अब आप परमिशन ग्रांट करें तो हम प्रोसीड करें। बहुत शुक्रिया याद दहानी के लिए। बाय द वे, उसी का अंदाज़ अपनाते उसने लगे हाथों दरवाजे की तरफ इशारा किया। हाँ भाई साहब, आप अपनी सगी बहन को निकल जाने का कह रहे हैं कमरे से? उसका हाथ ड्रामाई अंदाज में मुंह पर गया। मजबूरी है। बिना मुतासिर हुए उसने शाने उचकाए। अब ऐसी भी कोई ख़ास मजबूरी नहीं है, मैं इधर रुक कर मीराल की मदद कर देती हूँ, बेचारी का पहला तजर्बा है। वो तंग करके पैंतरा बदलना चाह रही थी, लेकिन भूल गई मुकाबिल बेचारी मेजाल नहीं उसका बड़ा भाई है। बकौल आपके ये हवेली की जानी मानी जिम्मेदार हस्ती हैं, सो आई ट्रस्ट यू। और वो उसकी कलाई थाम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। पर भाई साहब, मैं आपकी मदद की नौयत से हम महरूम भले। दहलीज से बाहर करते उसने मिसराब या मिराल को समझने का मौका दिए बगैर दरवाज़ा मुकफ़ल किया। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया? उसके मुड़ते ही उसका सरासीमा सवाल हाजिर था। आपको क्या लगता है? दोनों पॉकेट में हाथ डालते बारान ने गहरा अंदाज अपना। आप खोल दें दरवाज़ा, बाप बाहर मुलाजिम मौजूद है। गैर महसूस अंदाज में एक कदम पीछे लेते उसने हत्तुल इम्कान लहजा हमवार रखना चाहा। तो अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? बतदरीज 2 कदम समेटते वो गहरी निगाहों का हाला उसकी हवाइयाँ उड़े चेहरे पर गाड़े हुए था। आप खोल दें बस। ठंडे पड़ते हाथों को दुपट्टे में लपेटे वो मज़ीद 1 कदम पीछे हुए। सिर्फ बाहर मौजूद लोग ही नहीं, इस हवेली के चारों जानिब फैले 12 गाँव का बच्चा बच्चा जानता है कि आप मेरे निकाह में। हम सरे बज़्म हम कलाम हो या बंद दरवाज़ों की तन्हाई में, कोई हम पर अंगशनुमाई की जुर्रत नहीं कर सकता। लिहाजा लोगों के हिस्से का खुद सोचना छोड़ दें। मेरा हवाला कुछ ना सही आपको बैरूनी मुज़ाकरात से तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर फराहम कर सकता है, इतना तो मुझे यकीन है। 2 कदम के फासले पर
कदम रोक कर भारी मुस्तहकम लहजे में बहुत कुछ बावर करा था। वो पीछे हुआ और फिर दरवाज़ा खोलकर वापस शजरनुमा बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गया। पीछे वो कितनी देर तलक उस जगह सर झुकाए खड़ी अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती रही। जब उसकी पुकार पर हड़बड़ाकर सीधी हुई, मैं अपने ज़ाती काम खुद करने का आदी हूँ। अगर आप यहाँ इतना ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं तो आप जा सकती हैं, उसने तंजन नहीं आम से अंदाज में कहा था। जवाबन मजीद हिमाकतें करके खुद को शर्मिंदा करने का इरादा तर्क कर दी। गहरी सांस खींचकर वो आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है, आप मुझे बता दें क्या क्या रखना है, मैं कर दूंगी। नीचे पड़ा बैग उठाकर ऊपर रखते हुए एतमाद बहाल करते बोली, आयुष्यो जी। उसने ज़ोरों शोर से सरस बात में जुम्बिश दिया। हर शख्स के सामने संजीदा और बुर्दबारी का मुजाहरा करने वाली लड़की, वो न जाने क्यों उस शख्स के मुकाबिल आते हवनक बर्न का शिकार होती। उल्टी सीधी हरकतें करके खुद को शर्मिंदा करती रहती। उसकी छोटी मोटी चीज़ें तरतीब से रखती वो खुद को कोस भी रही थी, जबकि वो उसके ख्याल से बुक शेल्फ के साथ मौजूद रॉकिंग चेयर पर टिक गया था। क्या हुआ चची सा, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? सरशारी से गुनगुनाती हुई वो अपने रूम की तरफ जा रही थी जब कान से फ़ोन लगाए परेशान खड़ी रिजवाना बेगम पर नज़र पड़ते हुए उनके करीब आई। आपकी आर्यान से बात हुई बेटा आजकल में? जी मेरी, वो बुरी तरह हड़बड़ाई। मेरा मतलब है कि वो ठीक है, कोई परेशानी वाली बात है क्या? सेकंड में खुद को कंपोज करते उसने पूछा, जबकि दिल सुकड़ कर अब फैला नहीं था अभी तक। परेशानी वाली ही तो बात है बेटा, 4-5 दिन से कॉल नहीं किया उसने, और जब भी नंबर मिलाती हूँ बंद होता है। मैं आजिज़ आ चुकी हूँ इन दोनों भाई बहन से। इनका एक का बचपना ख़त्म नहीं हो रहा और दूसरे को। तासुब से जुमला अधूरा छोड़ते उसका चेहरा तफक्कुरात की गर्द से स्याह पड़ गया था। आप खामखा परेशान हो रही हैं चची सा, अब ऐसा भी लापरवाह नहीं है वो। आखिरी पर्चे हमेशा से मुश्किल होते हैं, और फिर दाजी ने हर हालत में पर्चे क्लियर करने की धमकी दी है, इसलिए संजीदगी से पढ़ रहा है। दांत कचकचा कर कुछ अल्फाज हज़फ करते उसने उन्हें मुतमईन करना चाहा। अब ऐसी भी क्या लापरवाही कि फ़ोन ही ना करे। चची साहब उनके शाने पर हाथ रखते फिर कितनी देर तक वो उन्हें समझाती, किसी हद तक मुतमईन करती हुई माथे पर शिकन लिए कमरे में आई थी। तुम कभी इंसान नहीं बन सकते आर्यान उस्मानी, हद है, मतलब हद की बेहद है। तुम्हारी मजाल है जो कोई एक कल ठीक हो। कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलते यके बाद दीगरे उसके नंबर ट्राई करती वो पूरी तरह उस पर तभी। रिजवाना बेगम को परेशान देख न जाने क्यों दिल पर नदामत का एक बोझ सा आन पड़ा था, जबकि ये कोई पहली बार नहीं था जब उसकी बिना लगी लिपटी के इंतहाई बेरुखी और बेहिसी के साथ उसके जज्बात को मजरूह किया गया था। लेकिन हर मर्तबा यूँ होता था कि वो ढिठाई से दूसरे पल कॉल बैक करके सारी संजीदगी को अपनी बेपरवाही के धुएं में उड़ा देता। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ था। अब वो रिजवाना बेगम की भी कॉल नहीं ले रहा था, तो वाकई फ़िक्र करने वाली बात थी। लापरवाही और लाउबालीपन बिलाशुबा आर्यान उस्मानी की शख्सियत का खासा था, लेकिन उसका खुद को लेकर शिद्दत पसंदाना जज्बात से भी वो खूब वाकिफ थी, जिसका बसा औकात वो अमलन मुजाहरा करने से भी बाज नहीं आता था। अहमक इंसान है, खामखा बस फुटेज खा रहा है। झल लाकर फ़ोन बेड पर उछालते उसको फिक्र भी जहन से झटक देना चाह रही थी उसकी, जो धड़कनों के संग धड़कने लगा था। तेरे सिवा तो कोई रहनुमा नहीं अपना, तू ही बताए गमे जाविदा किधर जाएं। तुम्हारे नक्श से मिलते हैं रास्ते सारे, मिटा के दिल से तुम्हारे निशान किधर जाएं। आप बाबू साहब बेड पर मौजूद सारी चीज़ों को सलीके से बैग में रखने के बाद रॉकिंग चेयर पर नशिस्ता मुताले में इस्तगराक बारान को मुखातिब करने के लिए मुड़ी थी कि यकायक मोतदिल धड़कने और निगाह सांसों के साथ मुंजमद हुई। कुशादा पेशानी पर जमा चंद बारीक जाल के नीचे ज़हीन आंखों पर झुकी मुड़ी लंबी पलकें, जो खड़ी नाक पर धरे ऐनक के बार किताब की सतूर पर बारीकी से मुतहर्रिक थे। लब बाहम पैवस थे जो ठोड़ी पर भंवर डालने की वजह बन रहे थे। टांग पर टांग चढ़ाए लंबी कवि उंगलियों की गिरफ्त में किताब की जिल्द दबाए वो कुछ ऐसा मुकम्मल मंजर पेश कर रहा था कि किसी की भी जवान धड़कनें थम जाए। लेकिन यहाँ मामला उलट था। उसे निगाह उठाकर देखने की सकत ना रखने वाली लड़की उसके वजीद चेहरे को एक विर्द की कैफियत में देखने पर मजबूर थी। तो वजह उसकी वजाहत नहीं, वो मुमासलत थी जो उस लड़की की धड़कनों से आशना एक तस्वीर निगाहों का शनासा तस्वुर से बहुत मेल खाता था। उसकी महवियत में डूबी निगाहों का ही असर था जो बारान की महवियत टूटी थी। चौंक कर उसने निगाह उठाई, लेकिन मुकाबिल की निगाह नहीं झुकी थी, जिससे कतई भी वो किसी खुशगुमान एहसास में गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि किताब साइड पर रखता
संजीदा कदम दबी कालीन पर धरता उसके करीब आया, लेकिन उसकी महवियत का आलम जूं का तूं बरकरार था। एनी प्रॉब्लम? बेहद करीब आकर उसने सरगोशी की। जी। वो बिदक कर दूर होती, ख्याले शराब से बेदार होती, पीछे खिसकी। मैं हार्डली 1 वीक या 10 डेज के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे इतना मिस करने वाली हैं तो मेरी इन लार्ज पिक्चर रख सकती हैं, या मेरा ये रूम यूज करना चाहे तो भी आई डोंट माइंड। आफ्टर ऑल वी हैव इक्वल राइट्स। उसकी हिजालत लरसती पलकों को निगाह की गिरफ्त में रखते उसने पुरलुत्फ जुमले खासे संजीदा अंदाज में अदा किए। वो मैं कह रही थी, आप एक मर्तबा चेक कर लें कि सारी चीज़ें मौजूद तो हैं ना, अगर नहीं तो हम रख देंगे। उस कैफियत पर किसी हद तक काबू पाते उसने बैग की जानिब इशारा किया। ये उसकी इरादी हरकत नहीं होती थी। लाशऊर की कवि कुव्वत पर भला किसका जोर चलता है, लेकिन वो शर्मिंदा थी अपनी बेख्तियार अमल पर, मुकाबिल की दरगुजर के अंदाज पर, जिसकी गवाह उसकी सर्द पड़ती धड़कनें, भीगी हथेलियां और अरकालूद पेशानी थी। तरतीब के साथ जमे बैग पर नजर डालते उसने इस बात में सर हिला। आप रिलैक्स हो सकती हैं, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो मैं पनिशमेंट नहीं देता। उसे उंगलियों को बतदरीज जेरे सितम रखे देख उसने लतीफ सा तंज किया तो मिराल ने फौरन दोनों हाथ अलग करते पल्लू में छुपाए। फिर मैं चलती हूँ। मजीद खुद को इम्तहान में डालने की बजाय वो तेजी से दरवाजे की सिमत मुड़ी। मिराल जी। उकब से उभरी आवाज़ पर किसी चाबी वाले खिलौने की तरह वो मुड़ी थी और मुकाबिल की गहरी निगाहों की ताब ना लाते गर्दन आप ही आप झुक गई। एहसास जुर्म के बोझ से गर्दन मुजरिम की झुक दिया, और मखसूस कैफियत में लाशऊरी कुव्वत के जेरे असर हुई हरकत को गलत ही कहते हैं, जुर्म नहीं। लिहाजा आइंदा इस चीज़ के लिए सर मत झुकाइएगा जिस पर आपका इख्तियार नहीं। हेल्प के लिए शुक्रिया। बिना उसे शर्मिंदा किए अपने उम्दा ख्यालात का इजहार करते आखिर वो ज़माने को फतह करने वाले अंदाज में दिलकशी से मुस्कुराया, जिस पर वो बिना कुछ कहे तेज़ी से निकल गई। मैं जगह बनाने में यकीन रखता हूँ, जगह लेने में नहीं, क्योंकि मैं खुद को किसी का मुतबादिल के तौर पर कभी पेश नहीं कर सकता, खा मेरा अजीज़ जान भाई क्यों ना। अगर आपकी किस्मत की किताब में मेरा नाम दर्ज है तो बाप भी लाजमी होगा, जिसमें मेरा किरदार अपनी जगह और मकाम रखेगा। बस इंतज़ार है उस नातमाम बाप के आगाज़ का। बैग की जिप लगाते वो पुरवसूक अंदाज में उसके तसव्वुर से हम कलाम हुआ। सर बसर यार की मर्जी पे फिदा हो जाना, क्या गज़ब काम है राज़ी ब रज़ा हो जाना। रात के खाने पर दाजी मौजूद थे। खाना खत्म होते ही कहवे का दौर चला, जिसमें सुबह से बेटे का फैसला जानकर जलते तवे पर बैठी नाज़मा बेगम ने शोहर को इशारा दिया, जिस पर वो फौरन ही अमल आवर हुए थे। क्या हम सही सुन रहे हैं बरखुरदार? रात के खाने पर दाजी मौजूद थे। खाना खत्म होते ही कहवे का दौर चला, जिसमें सुबह से बेटे का फैसला जानकर जलते तवे पर बैठी नाज़मा बेगम ने शोहर को इशारा दिया, जिस पर फौरन ही अमल आवरी हुई। क्या हम सही सुन रहे हैं बरखुरदार? दाजी ने बिना चौंके कहवे का कप लबों से जुदा करते मुअद्दब अंदाज में बैठे बहरान को पूछा था। जी, मैं इतने दिनों से इसी काम पर लगा था। फाइनली ऑफिस बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन हो गई है। 1 डेढ़ हफ्ते का काम है जिसे निपटाने के लिए मेरा जाना ज़रूरी है। परसों शाम की फ़्लाइट है मेरी बैंकॉक के लिए। उसके जवाब देने का मुअद्दबाना अंदाज भी वैसा ही सरसरी सा था, जैसे कह रहा हो कि आप तो सब जानते हैं। जवाबन दाजी ने इस बात में सर हिला, जिस पर शहबाज उस्मानी ने ताज्जुब से आंखें फाड़कर बारी बारी दोनों दादा पोते को देखा, जिनके चेहरे और अंदाज से गजब, बेनियाजी और ठहराव झलक रहा था, जैसे कोई बात ही ना। वरना जहाँ तक दाजी को वो जानते थे, जिस कदर वो अपने फैसले और उसकी रिवायात को, जिस कदर वो अपने कबीले और उसकी रस्म व रिवाज को लेकर शिद्दत पसंदी रखते थे, अपने गद्दी नशीं के अपना बिजनेस सेट करने की बात पर अब तक भड़क कर पुल जलाल फैसला सुना चुके होते। लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही मुख्तलिफ था। सिर्फ शहबाज उस्मानी ही नहीं, वहाँ मौजूद हर शख्स दरजीदा निगाहों से कहवे का लुत्फ ले रहे दाजी के पुरसकून चेहरे को देखते अंगश बदनदा था। सुबह मुलाकात होती है वापस, शब बखैर। सब पर एक नज़र डालकर वो अपनी नशिस्त छोड़ते खड़े हुए। बाबा साहब, नाज़मा बेगम ने तड़प कर कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि शहबाज उस्मानी ने उनके हाथ पर हाथ रखा। पेचोताप खाते उन्होंने बेटे को देखा, जो टी शर्ट की शिकन ठीक करता दाजी के बराबर खड़ा हुआ और उनकी तकलीद में ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर यक्के बाद दिगड़े हॉल से सब निकलते चले गए। बस शिराज उस्मानी, शहबाज उस्मानी और कच्ची लकड़ी की तरह सुलग रही नाज़मा बेगम बच गए। शब बखैर। शिराज उस्मानी भी नशिस्त छोड़कर उठे। शिराज, आप, मेरा इस मामले से कोई रास या बिलवास्ता ताल्लुक नहीं है भाभी साहब। बहरान ने सब कुछ किया, और वो कोई बच्चा भी नहीं जिसे मेरी उंगली थाम कर चलने की ज़रूरत हो। ना बाबा साहब की
किसी के भी, खास तौर पर मेरे राय और मशवरे के पाबंद हैं। नाज़मा बेगम के जुमले को मुकम्मल करने से कबल ही पहली बार शिराज उस्मानी ने दफातन कुछ कहा था। लहजा ऐसा मुस्तहकम नहीं था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी उनकी जवाबी कार्रवाई से फिर भी सरतापा हिल गए। शब्बा खैर, मुबहम मुस्कुराहट उछालते वो आगे बढ़ गए। देखा शहबाज आपने, नाज़मा बेगम की हालत इस इनकलाब पर नागुफ्ता भी थी। आप कमरे में चलें। शहबाज उस्मानी ने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। आप कुछ कहना चाहती हैं तो बिला झिझक कह देने। एक वक्त आप इस दुनिया की वो वाहिद हस्ती हैं जो ताजवर उस्मानी से बाज पुरस का हक महफूज रखती हैं। भला आपको हमसे कुछ कहने से कबल सोच विचार की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? अजरक वेस्कोट खोलकर स्टैंड पर रखते वो सख्त चेहरे पर सारे आलम की नरमी और इनकसारी लिए दी जान के मुकाबिलान खड़े हुए थे, तो कब से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। और भला ये कहाँ मुमकिन था कि अपनी नेकबख की कोई हरकत हाकिम सरकार की निगाहों से मुख्फी रह जाती। आप दादा पोते के दरमियान मुज़ाकरात पहले से तय पा चुके थे, है ना? तवक्कुफ से उभरा उनका पुरवसूख सवाल जवाब नहीं, तस्दीक तलब करता हुआ था। जवाबन दाजी की मुस्कुराहट गहरी हुई, जिस पर दीजान का अपने मफरूज़े पर यकीन पुख्ता हुआ। मतलब अब हम ये मान भी लें कि बारान के बिला तावील निकाह के लिए मान जाने और आपके बिना पसो पेश अपनी बरसों पुरानी ख़ानदानी रिवायात में रद्दो कदलाने के पीछे भी यही मुहर्रिक कार फरमा था। उनके ठोस अंदाज पर अब के दाजी का गंभीर कहका कमरे की फ़िज़ा में कितनी सातों तक गूंजता रहा। हमें किसी किस्म की हैरानगी नहीं है आपकी दूरअंदेशी पर। ज़ौजा हाकिम सरकार हैं आप, आपको भीड़ से जुदा तो होना ही था। उनके दोनों शानों को नरमी से गिरफ्त में लेते वो तफाखराना अंदाज में बोले, यानी आप तस्लीम करते हैं कि बारान और आपके दरमियान इस नौयत के मुज़ाकरात तय पाए हैं? दी जान के आखिरी सवाल पर गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए दाजी का जहन ज़रा पीछे उस दिन लाइब्रेरी में उनके दरमियान हुई गुफ्तगू की तरफ भटका। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शराइत हैं। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे उसने बिना लगी लिपटी अपना मुद्दा सामने रखा। जानते हैं बरखुरदार, आप किसके रूबरू, किससे मुखातिब हैं? तनी भवों के साथ उन्होंने करख्तगी से पूछा था। जी, उसकी गर्दन बेखौफ इस बात में हिली। मतलब आप जानते बूझते अपने दादा और इस कबीले के सरदार के मुकाबिल उनका फैसला मानने के लिए उनसे शराइत मनवाना चाहते हैं। इस बात का बखूबी इल्म होते हुए भी कि हमारे फैसलों में जरा तरमीम और ख़ास तौर पर हुक्म अदूली की गुंजाइश नहीं रहती। गज़ब व जलाल की तपिश लिए वो बिल्कुल हाकिम सरकार वाले मरूब करते अंदाज में मुखातिब थे, जिस पर बारान ने लहजे भर के लिए गर्दन को झुकाकर फिर मुकाबिल रॉकिंग चेयर पर करोफर से विराजमान दाजी पर नज़र जमाए गर्दन को उठाया। जी, क्योंकि इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि आपके फैसलों का एक अहम जुज़ इंसाफ भी है, और मुझ पर जबरन अपना फैसला मुसल्लत कर आप नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब नहीं होंगे। पूरे तमादी से उसने उन्हीं को लपेटा जिस पर दाजी ने उसे एक गज़बनाक घूरी से नवाजा था। मतलब उन्हीं की गोद में खेला बच्चा आज उन्हीं के साथ माइंड गेम खेल रहा था। अपनी शराइत बताओ, मानने के काबिल रही तो मानेंगे, वरना बसा औकात हम वो फैसले भी ले लेते हैं जो शख्सी नहीं सबके लिए ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल हथियार डाल देने की बजाय उन्होंने हाथ उठाकर इजाज़त देते रोब और भरम बनाए रखा। शुक्रिया। फिर लम्हे के तवक्कुफ से गोया हुआ। किसी भी कानून के नाफिज होने का पहला मयार यही होता है कि वो हर आम व ख़ास पर बराबर लागू होता है। किसी तबके ख़ानदान या शख्स को गैर ज़रूरी छूट बेजा सख्ती की सूरत इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाया जाता। इसी मयार को मद्देनज़र रखते अगर मैं मीराल से निकाह करूँगा तो आपको उसके दूसरे ही पल पंचायत में इस रिवायत को ऑफिशियली रद्द करके नई तब्दीली को नाफिज करना है। उसने बेखौफी से पहली शर्त को मुफस्सल अंदाज में रूबरू रखा। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? दाजी के सवाल में चट्टानों की सख्ती और खुश्की थी। जी, अगर मैं उस्मानी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। उसने बेखौफी से पहली शर्त को मुफस्सिल अंदाज में रूबरू रखा। जानते भी हैं कि आप कह क्या रहे हैं? दाजी के सवाल में चट्टानों की सख्ती और खुश्की थी। जी, अगर मैं उस्मानी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी किस्मत की मेहरबानी है, और जिसमें मेरी मेहनत शामिल ना हो उसका मुनाफा तस्लीम करना मेरे असूलों के खिलाफ। उसके हमवार लहजे और ठोस अल्फाज पर दाजी ने हंकारा भरा तो कुछ देर के लिए लाइब्रेरी की फ़िज़ा में खामोशी का दौरानिया हाइल रहा। दूसरी शर्त, फिर भारी आवाज़ का इर्तियाश गूंजा। मैंने बाकायदा एक फ़ील्ड में तालीम हासिल की है, और बहुत बड़ा एम्पायर ना सही लेकिन बरसों की मेहनत से उस फील्ड में कोई मकाम हासिल किया। मैं उसे छोड़कर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं। तुम इस कबीले की ज़िम्मेदारी की बात कर रहे हो? दाजी ने जुमले को एक तशरीह में समेटा था। जी, मैं इस ख़ानदान, इस कबीले, यहाँ के रस्म व रिवाज, रिवायात और कानून सबका एहतराम करता हूँ। आप सबके जज्बात की भी कदर है मुझे, लेकिन मैं
लेकिन आप इस सब की ज़िम्मेदारी का भार नहीं उठाना चाहते, है ना? उसके अधूरे जुमले को दाजी ने इस्तेहज़ाइया अंदाज़ में मुकम्मल किया तो बिना नादिम हुए उसने सर हिला दिया। फिर कुछ देर तक दाजी ने उसकी क्लास लगाई, फिर शाना थपथपाकर सहमति ज़ाहिर करते मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया। आपके दोनों नवाबज़ादों ने शराइत रखकर शादी तो यूँ रचाई है गोया मेरी 7 नस्लों पर एहसाने अज़ीम कर रहे हों। उस दिन की रुदात का बाप समेटते दाजी ने मसनूई खफगी का इज़हार किया, जिस पर दीजान नफ़ी में सर हिलाती हँस पड़ी। हंस रही हैं आप? उन्होंने शाकी निगाहों से घूरा। दीजान ने बदिक्कत होंठ दबाए, जबकि दाजी दोनों की शान में रद्दपुल लिसां थे। एक कहता इस शर्त पर निकाह करूँगा कि कभी भी हमारे बीच की चपकलिश गुलिस्ताने बहार में मुकीम जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होगी, और दूसरा कहता है ख़ानदानी गद्दी नहीं लूँगा। दूसरे ख़ानदानों में गद्दी और विरासत के लिए खून की नदियाँ बह जाती हैं, और इन नाहिंजारों को कदर ही नहीं है कोई। खुदा ना करे कि मेरे बच्चों के बीच कभी ये सब चीज़ें कशीदगी की वजह बने। दहल कर दिल के मकाम पर हाथ रखते दीजान ने नफ़ी में सर हिलाया। अपने चारों बच्चों के बीच हिर्सो हसद देखकर हर लम्हा वो यही दुआ करती थी अपनी आइंदा नस्ल के लिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ नेकबख के दंगे करें, कम अज़ कम कदर तो करें। दाजी सख्त नाला होते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़े, फिर कुछ सोचकर दरवाज़ा खोलते हुए पलटे और अपने लाडले से कहें, छोड़ दे टके टके के कामों की ख्वारी और हमाली, और ढंग से मेरे साथ रहा करे। दाजी की तान एक मरतबा फिर वहीं आकर टूटी। कमाल करते हैं आप शहबाज के अब्बा। एक जानिब आप बारान को अपना कारोबार खड़ा होने की इजाज़त दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब आपको दिलावर से मसला है। उसने भी तो तालीम हासिल किया है बाज़ाब्ता इस मैदान में। दीजान ने फ़ौरन बात पकड़ी। आप नहीं समझती नेकबख्त। वो पुरअसरारियत से नफ़ी में सर हिलाते वॉशरूम में बंद हो गए। मैं सब समझती हूँ, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई।